नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होने का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को सक्षम बनाना और विश्व में शांति स्थापित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, राज्य इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक क्षतिपूर्ति अंतर की भरपाई रिजर्व बैंक के परामर्श से कर सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सहयोग और प्रतिबद्धता भारत और आसियान देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी का मार्गदर्शन करेगी। सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.24% हुई। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होने का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को सक्षम बनाना और विश्व में शांति स्थापित करना है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के पीछे की सोच यही है। उन्होंने कहा कि भारत में अपने कई मित्र देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने वाला भरोसामंद देश बन सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री कल रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रक्षा विनिर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना, नई प्रौद्योगिकी का विकास करना और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका देना है। हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गए और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिणाम है। दशकों से ऑर्डिनेंस कारखानों के सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, वहां जो काम करने वाले लोग, जिनके पास टैलेंट, कमिटमेंट, मेहनती थे, ये हमारा बहुत ही अनुभव से संपन्न हमारा जो मेहनत करने वाला श्रमिक वर्ग वहां जो है, उनका तो बहुत नुकसान। जिस सेक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे, उसका इकोसिस्टम बहुत ही सीमित रहा। अब ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में विश्वास का माहौल कायम होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी, जिनमें लाइसेंस प्रक्रिया को बेहतर बनाना, समान अवसर उपलब्ध कराना और निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल है। हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है। रेड टेपिज्म कम करना और रेड कारपेट बिछाना, यही हमारा प्रयास रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किए गए हैं, उनका परिणाम पूरे विश्व ने देखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, यहां तक कि स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे बहुत कठिन और जटिल ऐसे जो विषय माने जाते हैं, उन विषयों पर भी हमने रिफॉर्म्स करके दिखाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है और रक्षा खरीद तेज करने में मदद मिली है। मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर
74% करने की खासतौर पर चर्चा करते हुए कहा कि ये नए भारत के आत्मविश्वास का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के लिए की गई पहल के संबंध में कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों की मदद से 2 अत्याधुनिक रक्षा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अगले 5 वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने कई ठोस नीतिगत सुधार किए हैं ताकि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। इसके लिए घरेलू निर्माताओं से खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट रखा गया है। श्री सिंह ने कहा कि उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति का मसौदा तैयार किया गया है और इस पर संबंधित पक्षों की राय मांगी गई है। जीएसटी क्षतिपूर्ति में अंतर की भरपाई के लिए राज्यों को उधारी के 2 विकल्प दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्यों के सामने ये दोनों विकल्प रखे गए हैं ताकि उन्हें ऋण लेने के लिए परेशान न होना पड़े। सुश्री सीतारामन ने कहा कि राज्य रिजर्व बैंक के परामर्श से इस वर्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति में 2,35,000 करोड़ रुपए के अंतर की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों ने दोनों विकल्पों के ब्यौरे के लिए अनुरोध किया था और इस पर विचार विमर्श के लिए 7 कार्य दिवस का समय मांगा था। ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की सहमति से बकाया का शीघ्र भुगतान हो सकेगा और वित्त वर्ष की शेष अवधि पर भी ध्यान रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों की उधारी सीमा में 0.5% की छूट देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कमी की भरपाई के लिए कर दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोविड-19 के कारण इस कमी का अंतर और बढ़ गया है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि कोविड महामारी के कारण वस्तु और सेवा कर संग्रह पर भारी असर पड़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग, समन्वय और प्रतिबद्धता कार्यनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करेंगे। कल आसियान भारत व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने भारत को आपदा के समय दुनिया के एक भरोसेमंद देश के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। श्री गोयल ने आसियान देशों के साथ मैत्री को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ एक ऐसे आत्मविश्वासी भारत से है जो पूरी दुनिया के साथ मजबूती और भरोसे के साथ तथा बराबरी की हैसियत से चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान कई कारणों से अपनी व्यापारिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन व्यापार के दायरे को बढ़ाने, सभी देशों की चिंताओं का समाधान करने और मतभेदों का समाधान करने का समय आ गया है। श्री गोयल ने कहा कि व्यापार के जरिए भारत आसियान देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है ताकि दोनों पक्षों को सफलता मिले और $300 अरब के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाओं की आपूर्ति की है, जिनमें कई अल्प विकसित देश शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में पीपीई किट और मास्क निर्माण तथा जांच क्षमता संतोषजनक है। श्री गोयल ने नेशनल जीआईएस से संचालित भूमि बैंक सिस्टम की शुरूआत की। ये प्रणाली इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आईआईएस और राज्य जीआईएस सिस्टम के साथ एकीकृत कर विकसित की जा रही है। शुरू में यह परियोजना 6 राज्यों के लिए होगी। राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल हुई वर्चुअल बैठक में श्री पीयूष गोयल ने भूमि बैंक सिस्टम की शुरूआत की। बैठक में देश में औद्योगिक विनिर्माण, निवेश, एक जिला एक उत्पाद और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। भारतीय रेल 2030 तक अपनी 33 अरब यूनिट से अधिक की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। रेलवे की वार्षिक आवश्यकता अभी लगभग 21 अरब यूनिट है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे ने 2030 तक उसकी खाली पड़ी भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने की बड़ी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से भारतीय रेल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मिशन में तेजी लाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने और परिवहन का एक पूर्ण ग्रीन मोड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में शुरू किए गए कृषि बाजार सुधारों और 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय योजना पर विस्तृत विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान श्री तोमर ने बताया कि कोष का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की उपलब्धता में सुधार करना है। उन्होंने कहा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे और मझोले किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों ने कहा कि निधि का उपयोग सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सभी गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्यों का भी उल्लेख किया। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि इस खरीफ मौसम में देश भर में यूरिया की बिक्री में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर यूरिया का आयात भी कर रही है। उन्होंने कहा कि मांग में वृद्धि के साथ ही इसके आयात में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जरूरत के अनुसार यूरिया की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। भारत ने कहा है कि पुलवामा हमले के बारे में पाकिस्तान को पर्याप्त सबूत दिए गए हैं, लेकिन वो लगातार अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पुलवामा हमले की 1.5 वर्ष की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये संगठन तथा इसके आका पाकिस्तान में हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई हमलों के अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इन हमलों में 165 लोगों की जान गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए मानसून सत्र में संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने सत्र की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित एजेंसियों को सैनिटाइजेशन और अन्य प्रबंधों के लिए मुस्तैदी से काम करने का भी निर्देश दिया। श्री बिड़ला ने ट्वीट में कहा कि संसद सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक नियम तैयार किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को सक्षम बनाना और विश्व में शांति स्थापित करना है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, राज्य इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक क्षतिपूर्ति अंतर की भरपाई रिजर्व बैंक के परामर्श से कर सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सहयोग और प्रतिबद्धता भारत और आसियान देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी का मार्गदर्शन करेगी। सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.24% हुई। सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान के चौथे दौर में 78 नए मार्गों की मंजूरी दी है। इससे देश के दुर्गम और क्षेत्रीय इलाकों को विमान सेवा मिल सकेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि नए मार्गों के चयन में पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत मार्गों की सूची में 29 कामकाजी हवाई अड्डों, 8 कार्यरहित और 2 कम कार्य वाले हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 766 मार्गों की मंजूरी दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऊषा पाढ़ी ने बताया कि मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देते हुए उड़ान योजना का चौथा चरण आरंभ किया था। श्री पाढ़ी ने बताया कि इस चरण के शुरू होने के बाद अब तक इस योजना में 274 मार्गों पर विमान सेवा शुरू की जा चुकी है और 45 हवाई अड्डों पर जुड़े हैं। इसके अलावा 3 हेलीकॉप्टर सेवाएं भी काम कर रही हैं। वंदे भारत मिशन का छठा चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। मिशन का 5वां चरण 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशों में भारतीय दूतावासों की मांग पर एयर इंडिया और प्राइवेट विमान सेवा की उड़ानों के कार्यक्रम को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले चरण में विभिन्न देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था जारी रहेगी। प्रवक्ता ने कहा कि कल तक वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे 12 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया गया है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 25 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और गुजरात में ठीक होने वालों की दर 80% से अधिक है। भारत में कोविड जांच लगातार बढ़ रही है। बीते एक दिन में करीब 9,25,000 जांच की जा चुकी है। कुल मिलाकर 3,85,76,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच की संख्या बढ़ने के बावजूद संक्रमण की दर तेजी से घट रही है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी में लगभग 27,000 लोगों की जांच हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड मृत्यु दर 1% से कम करने के उपाय करें। कैबिनेट सचिव ने कल उन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश। देश में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 89% रोगी इन्हीं प्रदेशों के हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते एक दिन में राजधानी में संक्रमण के नए 1,840 मामले दर्ज हुए। इस तरह दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 1,67,000 हो गए हैं। यहां कोरोना संक्रमण से पीड़ित 1,50,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में मृतकों की संख्या 4,369 हो गई है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर कोरोना जांच न बढ़ाने का दबाव बना रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप झूठा और निराधार है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में गृह सचिव को एक पत्र लिखा था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में मध्य जून तक प्रतिदिन लगभग 4,000 जांच हो रही थीं, जो गृह मंत्री अमित शाह की पहल से बढ़कर 18 से 20,000 तक हो गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति में सुधार इसलिए हो सका है कि यहां जांच की संख्या बढ़ाई गई और नियंत्रण के लिए अन्य उपाय किए गए। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। राज्य में ये दर 85% से अधिक हो गई है। पटना में कई बड़े ब्रांड के शोरूम और दुकानों को आज से खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि मॉल अभी बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन तय करने के मानक बदल दिए गए हैं। अब जहां नए जोन बनाए जा रहे हैं, उनका क्षेत्रफल 500 मीटर से अधिक नहीं रखा जा रहा है। राज्य में कोरोना महामारी के मामले सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए हैं। 89% संक्रमित मरीज जहां ग्रामीण इलाकों से पाए गए हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों से 19% संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसे देखते हुए कैंप लगाकर लोगों की कोरोना जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस समय बिहार में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक 27,77,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि घर पर ही पृथकवास के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएं, जिससे घर पर भी मरीज का अच्छा इलाज और पूरी देखभाल हो सके। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्तमान में कुल 2,109 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रत्येक जिले में खोले गए फीवर क्लिनिक पर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां जाकर आसानी से कोविड-19 का परीक्षण करा सकता है। उधर राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,207 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 44,453 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 12,422 सक्रिय मामले हैं। इस बीच जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल में एक साथ 40 कैदियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें संगरोध में रखा गया है। ये कैदी 15 अगस्त के बाद जेल में आए थे। फिलहाल उन्हें अलग थलग रखा गया है ताकि जेल के अन्य 3,000 कैदी उनके संपर्क में न आए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4 लाख से भी अधिक हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगभग 3,44,000 हो गई है। इस बीच राज्य में सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में कोविड परीक्षण परिणामों की जानकारी देने के लिए एसएमएस व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य जांच परिणामों के लिए अस्पतालों में होने वाली भीड़ भाड़ को रोकना है।
जब कोई व्यक्ति कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए अपने नमूने देता है तो उसे कम से कम 2 बार प्रयोगशाला में आना पड़ता है, एक बार परीक्षण के लिए और दूसरी बार परिणाम पता करने के लिए। यदि ये परिणाम नकारात्मक आता है तो फिर भी उसे प्रयोगशाला में दोबारा जांच के लिए आना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मदुरै और सलेम में एसएमएस के माध्यम से परीक्षण परिणाम उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। चेन्नई के सरकारी राजीव गांधी अस्पताल में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में राज्य में कोविड-19 के परीक्षणों के लिए 63 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 63 सरकारी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। सरकार इसे कुछ हफ्तों में पूरे राज्य में उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। जम्मू कश्मीर में सांबा प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में आज से 1 सितंबर तक के लिए पूर्णबंदी का आदेश जारी किया है। इस दौरान कुछ समय के लिए आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है। क्लिनिक, केमिस्ट, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दुकानों और जांच प्रयोगशालाओं को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को ये योजना लागू की गई थी। हमारे रायपुर संवाददाता ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का व्यापक लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। वहीं 1 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड भी जारी किए गए हैं। राज्य में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को इस योजना का विशेष फायदा पहुंचा है। दुर्ग जिले की अनीता निर्मलकर ने बताया कि जनधन खाता खुलवाने के बाद उन्हें आर्थिक लेन देन में आसानी होती है। जब से जनधन योजना 2014 में चालू हुई से तब मैं जनधन खाता खुलवाऊँ, ओकर से मोर आर्थिक लेन देन भी हुई से और बचत के भी सहायता मिली से। फिर ओकर बाद कोरोना काल में मोल केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपया 3 किस्त तक मिली से। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित और आदिवासी बहुल बस्तर जिले की लक्ष्मी कश्यप का कहना है कि जनधन खाता खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि सरकारी सब्सिडी की राशि अब सीधे उनके खाते में आ जाती है। मेरे पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है। मुझे इससे एक कार्ड भी मिला है जिससे मैं जब चाहूँ तब एटीएम से पैसा निकाल सकती हूँ। सबसे अच्छा इस खाते को खोलने में पैसा नहीं लगा और खाते में पैसा जमा रखना भी जरूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में लोगों ने अब तक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है। यहाँ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। चेन्नई में हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीनगर में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। गिलगित में तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। यहाँ तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी देशभक्ति की भावना जागृत कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। शिक्षा मंत्री कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परीक्षा केंद्र के वर्चुअल उद्घाटन आयोजन को संबोधित कर रहे थे। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं? जी लवलीन, केंद्र द्वारा जीएसटी भरपाई को लेकर राज्यों को 2 विकल्प दिए जाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रिजर्व बैंक के जरिए वाजिब ब्याज पर बाजार से कर्ज जुटाएं राज्य। दैनिक जागरण का कहना है, किसी भी वस्तु की जीएसटी दर में बढ़ोतरी नहीं करने पर राज्यों में आम सहमति। गैर भाजपा शासित राज्यों ने जताया असंतोष। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी।
कोटे में कोटे के लिए उच्चतम न्यायालय अपने ही फैसले की करेगा समीक्षा। राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से है। पत्र ने लिखा है 5 सदस्यीय पीठ बोली अनुसूचित जाति और जनजाति का भी वर्गीकरण कर सकते हैं राज्य। राष्ट्रीय सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को दिया है दलित और अति पिछड़े आरक्षण में प्राथमिकता के हकदार। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका की सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय के इनकार को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान की पहली खबर है कोरोना के कारण मुहर्रम के जुलूस की मंजूरी नहीं, कोरोना कमजोर पर मरीज बढ़े। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र ने इसे सुर्खी दी है पस्त पड़े कोरोना के तेवर। अमर उजाला की पहली खबर है जेईई और नीट परीक्षा कराने को लेकर चल रहे विरोध के बीच 18 लाख प्रवेश पत्र डाउनलोड। मंत्री बोले छात्र चाहते हैं परीक्षा हो। राष्ट्रीय सहारा लिखता है देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने जताई आशंका, जेईई और नीट में देरी से शून्य सत्र होने का खतरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए समितियों के गठन की खबर जनसत्ता में प्रमुखता से है। प्रधानमंत्री पर यह बयान कि डिफेंस सेक्टर की बेड़ियां तोड़ेंगे, हमारा उद्देश्य भारत में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। पंजाब केसरी की पहली खबर है। पत्र ने इसके साथ ही रक्षा मंत्री के इन शब्दों को भी दिया है कि जल्द मेक फॉर वर्ल्ड का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। चीन पाकिस्तान पर निगरानी को 2 और अवाक्स खरीदेगा भारत। अमर उजाला में है देश के छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने और आम आदमी को विमान सेवाएं मुहैया कराने के क्रम में उड़ान योजना में 78 नए हवाई रूट मंजूर। राष्ट्रीय सहारा की खबर है दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द होने की खबर दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों में है। अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस के इतिहास में सबसे अमीर आदमी बनने की खबर राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को सक्षम बनाना और विश्व में शांति स्थापित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा राज्य इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के क्षतिपूर्ति अंतर की भरपाई रिजर्व बैंक के परामर्श से कर सकेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा सहयोग और प्रतिबद्धता भारत और आसियान देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी का मार्गदर्शन करेंगे। सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों की मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।